तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं मूल कर्तव्य, और इससे पहले पढ़े थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए जो मूल कर्तव्य हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4 कै में दिए हुए हैं, और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 कै। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 कै में दिए हुए हैं, और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 कै में दिए हुए हैं। अब जो मूल कर्तव्य हैं, सबसे बड़ी बात है कि मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया, और जो मूल कर्तव्य हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए। तो जो मूल कर्तव्य हैं उन्हें याद रखना है, पहले इसका नाम था पूर्व सोवियत संघ, और जिसका नाम अब बदल के क्या हो गया, रूस। तो याद रखना है जो मूल कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं, पूर्व सोवियत संघ या रूस से प्रेरित हैं मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य जो हैं, अगर अगला फैक्ट देखें तो मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देखिए जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है उसने सिफारिश की थी कि मूल कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए, और कब, जब 1975 में आपातकाल की स्थिति लगी थी और इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब जरूरत पड़ी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो संविधान के जो शासन हैं और उस शासन के जो कर्तव्य हैं वो लागू कर रहे थे लेकिन वो मान नहीं रहे थे। तो उस टाइम पर आपातकाल के दौरान, इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इन मौलिक कर्तव्यों की जरूरत पड़ी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इनकी सिफारिश दी थी, और किसमें, जो 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए। अब जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसने बताए थे अपनी सिफारिश में 8 मूल कर्तव्य, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उस टाइम पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अब अगर बात करें कि मूल कर्तव्य संविधान के प्रारंभ में थे या नहीं, तो इसका सीधा जवाब है नहीं। जब संविधान बना था, जब संविधान लागू हुआ था, उस टाइम पर केवल मौलिक अधिकार थे, ना कि मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का प्रावधान हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। फिर बाद में जरूरत पड़ी और एक मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, और मूल कर्तव्यों की संख्या हो गई टोटल 11। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन था 2002। ध्यान रखना है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और अगर वर्तमान में बात करें मौलिक कर्तव्यों की संख्या की, तो वर्तमान में अब मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो है 11। ठीक, तो मूल कर्तव्य क्या है, भाग 4 के कै में दिए हुए हैं, या अनुच्छेद 51 कै। पूर्व सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन एक मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसके तहत जोड़ा गया, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। अब यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद देखिए जो मूल कर्तव्य हैं, जो मूल कर्तव्य हैं उनकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो देखिए मूल कर्तव्य कुछ तो ऐसे हैं, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इनकी विशेषताओं के बारे में। तो कुछ तो मूल कर्तव्य ऐसे हैं जो नैतिक हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नागरिक कर्तव्य हैं। मैंने क्या बोला,
कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो नैतिक हैं और कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो नागरिक हैं। अब नैतिक कर्तव्य कौन से हैं? जैसे कि अभी आगे पढ़ोगे मौलिक अधिकार में जो दूसरा मौलिक अधिकार है उसमें लिखा है कि आप जो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे उनको हृदय में सजाए रखोगे और उनका पालन करोगे। तो ये अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर है, इसमें कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता। इसलिए ये किस तरीके का कर्तव्य है? वो नैतिक कर्तव्य। अगर नागरिक कर्तव्य की बात करें तो जो इसका मौलिक अधिकार का पहला कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य का जो पहला कर्तव्य है उसमें लिखा हुआ है कि आप राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे, राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, शिक्षण संस्था जो है बड़ी वाली उनका जो सरकारी हैं उनका भी आप सम्मान करेंगे। तो ये क्या है? ये नागरिक कर्तव्य है। तो ध्यान रखना है विशेषता में क्या है इसकी, एक नागरिक कर्तव्य है कुछ, और कुछ ये जो दूसरे कर्तव्य कौन से बताए मैंने, नैतिक कर्तव्य। अब अगर हम बात करें कि ये न्यायोचित है या गैर न्यायोचित, तो याद रखना है ये भी नीति निर्देशक तत्वों की तरह गैर न्यायोचित हैं, अर्थात इन्हें लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और ये व्यक्ति के अपने ऊपर हैं। अब जो नैतिक ये मूल कर्तव्य हैं इनमें एक खासियत और है कि इन्हें कोई आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कह सकता कि आप इनका पालन नहीं करो, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। इसके लिए कोई ऐसी सज़ा का प्रावधान नहीं है कि आप मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करोगे तो आपको सज़ा मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ अधिनियम ऐसे बनाए हैं संसद ने समय समय पर, अगर तुम उन अधिनियम के तहत किसी अपराध को करते हो तब आपको सज़ा मिल जाएगी, लेकिन वो कुछ कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर है। ठीक, ये कुछ विशेषताएं हैं इनके बारे में जो मूल कर्तव्य की हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें जो टोटल मूल कर्तव्य हैं, कितनी संख्या है? 11। अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि वो 11 मूल कर्तव्य कौन से हैं और उन्हें याद करने का क्या सही तरीका होना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, याद करने का बहुत बेस्ट तरीका है ये ABCD में याद रखना है, A B C D E F G H I J K, मतलब 11 हो गए, ये 11 हो गए। अब देखिए, मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूँ, बस वो वर्ड याद रखना है, उसके बाद सारी थ्योरी याद हो जाएगी। देखिए, जो पढ़ने का तरीका है वो ऐसा है कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो YouTube पर जितने भी चैनल हैं मेरे हिसाब से तो सब जितने चैनल हैं सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, और जो तुम्हारे पास कोई बुक है उसे डिटेल में पढ़ लो, थोड़ा बुक से पढ़ो, थोड़ा ऑनलाइन पढ़ो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, ए का मतलब, मैं थोड़ा कीवर्ड लिख रहा हूँ, एंथम। बी का मतलब भगत सिंह। सी का मतलब कम्युनिटी, ये याद रह जाएंगे। डी का मतलब डिफेंस। ई का मतलब इक्वलिटी। एफ का मतलब फादर। जी का मतलब ग्रीन। एच से ह्यूमनिज्म। आई का मतलब इनकम। जे का मतलब जॉइंट और के का मतलब नॉलेज। अब देखिए, इनके बारे में याद करना बहुत आसान है। अब मैं हर किसी के बारे में सिर्फ इनके कीवर्ड से बताऊंगा। जैसे ए, यानी कि ये 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं। तो ए का मतलब एंथम। एंथम का मतलब होता है राष्ट्रगान। तो इसमें बस इतना लिखा हुआ है पहले मूल कर्तव्य में कि प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय संस्थाएं और उच्च आदर्श का सम्मान करे या उनका आदर करे, ये लिखा हुआ है जो पहला मूल कर्तव्य है उसमें। और एंथम से क्या याद रखना है? एंथम का मतलब होता है क्या? राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान से याद आ जाएगा राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय संस्था, उच्च आदर्श, इनका सम्मान करें और पालन करें इनका। बी में लिखा हुआ है भगत सिंह। तो भगत सिंह से क्या याद आ रहा कि वो क्रांतिकारी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता थे। तो इसमें लिखा हुआ है जो दूसरा मूल कर्तव्य है
कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो जो भगत सिंह है उससे ये क्लियर हो जाएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन का ये उच्च आदर्श था और उच्च आदर्श को हमें अपने मन में जो हृदय है उसमें संजोए रखना है, यानी कि इनका आदर करना है। जो भी इस तरीके के उच्च आदर्श थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में। देखिए सी का मतलब कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है एकता। कम्युनिटी का रियल मतलब है समुदाय। समुदाय में क्या होता है? एकता होती है। तो इसी से याद रखनी है कि जो प्रत्येक नागरिक है उसका ये कर्तव्य होगा कि वो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। क्या करेगा इसमें? कम्युनिटी मतलब समुदाय, और समुदाय का मतलब क्या है कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करे। देखिए डी फॉर डिफेंस, और डिफेंस का मतलब क्या होता है? रक्षा। डिफेंस का मतलब रक्षा। तो इसमें लिखा हुआ है कि देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर वहाँ अपना पहुँच भी जाए, कि बुलाए जाने पर ऐसा नहीं है कि वो मना कर दे। ये लिखा हुआ है कि देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर वहाँ चला जाए। अब देखिए ई से इक्वलिटी, इसमें बस इतना याद रखना है, समानता। अब समानता किसके लिए? कि इसमें लिखा है कि प्रत्येक नागरिक जो ये है समानता की भावना, यानी कि भाईचारे की जो भावना है उसको बढ़ाएगा, और कोई भी ऐसा कृत्य ना करे जो स्त्रियों के विरुद्ध हो, यानी कि स्त्रियों को भी इक्वलिटी दी जाए, स्त्रियों के विरुद्ध कोई असम्मान न जताया जाए। तो इक्वलिटी से बस इतना याद रखना है कि ये समानता को प्रदर्शित करता है। और एक बात और याद रखना है, जो मूल कर्तव्य हैं वो क्रम से याद रखने हैं पूरे, क्योंकि इनका क्रम पूछ लेता है कि पांचवा कौन सा है, छठा कौन सा है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। फिर छठे पे बात करते हैं, एफ से फादर। फादर मतलब, फादर से याद आया कि वो पुरानी रीति रिवाजों में चलते हुए आ रहे हैं, आज के मॉडर्न जमाने के नहीं है। तो बस इतना याद रखना है कि इसमें लिखा हुआ है छठे में कि जो सामरिक संस्कृति है उसकी जो गौरवशाली परंपरा है उसकी रक्षा करें, या उसके महत्व को समझें और उसका पालन करें। तो इसमें क्या है कि हमारे देश की जो संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा को समझें, उसका जो महत्व है उसको समझें और उसकी रक्षा करें। देखिए जी से लिखा हुआ है ग्रीन। तो ग्रीन का क्या मतलब है? ग्रीन से याद आया कि ग्रीन क्या रहता है? हरा भरा क्या रहता है? पर्यावरण। तो पर्यावरण की रक्षा करें। इसमें किसके बारे में है कि पर्यावरण की रक्षा करें। और पर्यावरण में किस किस की रक्षा? तालाब, नदी, झील, वन, इन सभी की रक्षा करें। ये लिखा हुआ है 7वें मूल कर्तव्य में, जी फॉर 7। एच ये 8वां मूल कर्तव्य है, और 8वें मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है ह्यूमनिज्म के बारे में। ह्यूमनिज्म, एच से ह्यूमनिज्म, और ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानवता या मानववाद। तो इसमें लिखा है मानवता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जो उच्च सोच है उसमें सुधार करें या सुधार की भावना का निर्माण करें। किस किस में? मानवता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, इनकी भावना का निर्माण करें। ये लिखा हुआ है 8वें मौलिक कर्तव्य में। 9वां क्या है? यानी कि आई 9 में पड़ता है। आई से इनकम। इनकम का मतलब आय, आय का मतलब संपत्ति। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा ना करे, यानी कि उपद्रव ना करे। इसमें लिखा हुआ है 9वें में। जे फॉर जॉइंट, और 10वां है मूल कर्तव्य। इसमें लिखा हुआ है जॉइंट का मतलब सामूहिक रूप से, और सामूहिक रूप से कौन कौन? व्यक्ति और समाज। तो इसमें लिखा है व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से जो प्रत्येक व्यक्ति है वो उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा, यानी कि हाई लेवल पर पहुंचने का प्रयास करेगा, जिससे जो देश है वो भी एक जो ऊंचाई है उनको छू सके, देश भी एक अच्छे लेवल पर पहुंच सके। क्योंकि अगर नागरिक का विकास होगा तो नागरिक से ही देश का विकास है। के फॉर नॉलेज, और नॉलेज का मतलब शिक्षा से होता है। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसमें शिक्षा के बारे में प्रावधान है, और इसके बारे में मैंने अभी पीछे भी बताया था कि ये जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा
11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा और प्रत्येक नागरिक या जो उस बच्चे के संरक्षक हैं उनका ये कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को शिक्षा के जो अवसर है उसे प्राप्त कराएं। तो देखिए ये इनके बारे में पढ़ा। अब मैं डिटेल में शॉर्ट फॉर्म में बताता जा रहा हूँ। ए में क्या पढ़ा था आपने? पहले में क्या पढ़ा था कि राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान और संस्था और उच्च आदर्श का सम्मान करें और संविधान का पालन करें। दूसरे में क्या लिखा था कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में साथ देने वाले उच्च आदर्श थे उनको उनके जो ये सोच है उनको अपने हृदय में सजाएं और उनकी सोच पर ही चलें। तीसरे में क्या लिखा हुआ है? समुदाय के बारे में, यानी कि एकता, अखंडता और संप्रभुता के बारे में है कि उसकी रक्षा करें। चौथे में क्या लिखा हुआ था कि देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर चले भी जाएं। पांचवें में क्या लिखा हुआ था कि समानता की भावना, भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें। छठे में क्या लिखा हुआ था कि जो हमारी पीछे की रीति रिवाज हैं या जो परंपरा चलती आ रही हैं उनका महत्व समझें और उनका संरक्षण प्रदान करें। सातवें में क्या लिखा हुआ था? पर्यावरण की रक्षा करें। आठवें में क्या पढ़ा था? मानवतावाद, उच्च वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन की जो भावना है उनका विकास करें, उनका निर्माण करें। नौवें में क्या लिखा हुआ था? संपत्ति की रक्षा करें। 10वें में क्या लिखा हुआ था? उत्कर्ष की ओर बढ़ें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से। और 11वें में क्या लिखा हुआ था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्राप्त करें। ये तो थे 11 मौलिक कर्तव्य। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि जो हमारी संसद है उसने समय समय पर कुछ ऐसे प्रावधान किए ताकि मौलिक अधिकारों को भी लागू किया जा, मौलिक कर्तव्य को भी लागू किया जा सके। अब देखिए उन्होंने क्या प्रावधान किए, तो उन्होंने प्रावधान किए 1999 में। एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे वर्मा, तो उन्हीं के नाम पर एक समिति बनी थी जिसका नाम था वर्मा समिति। वर्मा समिति और कब गठित हुई? 1999 में। तो पहली बात तो एक सीधा क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो वर्मा समिति है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना है जो वर्मा समिति है उसका संबंध है मूल कर्तव्य से। वर्मा समिति का संबंध है मूल कर्तव्य से। और वर्मा समिति ने अब देखिए कुछ प्रावधान किए जो मैं याद करने के हिसाब से एक टेबल के माध्यम से बता रहा हूँ। वो क्या है? देखो एक 1951, देखो जैसे मैं सारणी बना रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। 1951, फिर 1955 याद रखना है, 1971, फिर 1972 और इसके बाद 4-4 साल के अंतर से संसद ने कानून के प्रावधान बनाए थे 1980 में। अब देखिए जो अगर हम बात करें 1951 की, तो 1951 में जो था वो प्रावधान लाया गया था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। कौन सा अधिनियम था? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। देखिए 1955 में संसद ने कौन सा प्रावधान किया? इसमें क्या था? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। राष्ट्रीय गौरव अपराध निवारण अधिनियम 1971। अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, राष्ट्रीय गौरव अपराध निवारण अधिनियम 1971, वन्य जीव अधिनियम कब लाया गया? 1972। वन्य जीव अधिनियम के बाद 1976 में कौन सा लाया गया था? क्रियाकलाप अधिनियम। इसे यहाँ विधिलिप्त और लिखा रहता है, विधिलिप्त कोष्टक में लिख लो। विधिलिप्त क्रियाकलाप अधिनियम 1976 और वन अधिनियम 1980। अब देखिए याद करने का क्या तरीका है, ये पहले तो याद रखना है वर्मा समिति का किससे संबंध है। तो वर्मा समिति का संबंध है मूल कर्तव्य से। वर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1999 में। वर्मा समिति में क्या क्या प्रावधान किए गए?
देखिए 1951 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम लाया गया। अब पहले सन का क्रम याद करना है, 1951, 1955, 1971, 1972, 1976, 1980। अब 1951 पे अगर हम जाएं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम लाया गया। 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया। 1971 में राष्ट्रीय गौरव अपराध निवारण अधिनियम लाया गया। 1972 में वन्य जीव अधिनियम लाया गया। 1976 में विधिलिप्त क्रियाकलाप अधिनियम लाया गया और 1980 में लाया गया वन अधिनियम। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इनमें है क्या, ये तो याद करिए कौन से अधिनियम किस सन में लाए गए। देखिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में क्या है, जो संसद सदस्य हैं और विधानमंडल सदस्य हैं, ये उनके लिए था कि अगर संसद सदस्य और विधानमंडल सदस्य हैं और वो धर्म, जाति, भाषा के आधार पर वोट मांगने के लिए आपस में मतभेद कराते हैं तो उनकी जो सदस्यता है उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। उनको जो उनकी सदस्यता है उससे वंचित कर दिया जाएगा, संसद सदस्यता से और विधानमंडल सदस्यता से, अगर कोई इस तरीके का कानून का उल्लंघन करता है। देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किससे संबंधित है, ये संबंधित है जाति और धर्म के जो मामले हैं उनके निवारण से संबंधित था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अब देखिए राष्ट्रीय गौरव अपराध अधिनियम, राष्ट्रीय गौरव का मतलब क्या है कि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, अगर कोई इनके बारे में अपमान करता है, राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय ध्वज का, इनका अपमान करता है तो इनके निवारण के बारे में है 1971 के इस अधिनियम के तहत उन्हें सजा मिलेगी। 1972 वन्यजीव अधिनियम, इसमें देखिए इसमें लिखा है जो दुर्लभ जीव हैं और जो ऐसे जीव हैं, दुर्लभ का मतलब जो जिनकी प्रजाति लगभग खत्म होने के कगार पर है और जो पर्यावरण में थोड़े कम मात्रा में जीव पाए जाते हैं, उन जीवों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया इस अधिनियम के द्वारा। व्यापार पर प्रतिबंध किस अधिनियम द्वारा, वन्यजीव अधिनियम 1972 के द्वारा। अब देखिए 1976 में जो लाया गया था क्रियाकलाप अधिनियम, ये था कि अगर कोई सामुदायिक संगठन है और वो धार्मिक तरीके से भेदभाव फैला रहा है तो इस सामुदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। किसके तहत, क्रियाकलाप अधिनियम 1976 के तहत। अब देखिए वन अधिनियम लाया गया था 1980 में, वो भी क्या था कि इसमें लिखा हुआ था कि जो वनों की कटाई है वो अनियंत्रित तरीके से नहीं होगी, यानी कि वनों की अनियंत्रित कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया 1980 के वन अधिनियम के द्वारा। और दूसरी बात क्या थी इसमें कि जो वन भूमि थी, वन भूमि में सिर्फ वन बोए जाएंगे, ना कि उसका वन भूमि का यूज किसी गैर उद्देश्य के लिए किया जाएगा। वन भूमि का यूज वन बोने के लिए ही किया जाना चाहिए, ना कि किसी और उद्देश्य के लिए। ये था 1980 का वन अधिनियम। देखिए वर्मा समिति 1999 में आई मूल कर्तव्य से संबंधित है। अब इसके बारे में देखिए, आपने पढ़ा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आया और किससे संबंधित था, संसद और विधानमंडल के सदस्यों की वैधता और अवैधता से। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आया और किससे संबंधित था, जाति और धर्म के मामले से संबंधित था। ये राष्ट्रीय गौरव अपराध अधिनियम 1971 किससे संबंधित था कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का अगर कोई व्यक्ति अपमान करता है तो उसको इसके तहत सजा मिलेगी। वन्य जीव अधिनियम 1972 में क्या लिखा था, जो दुर्लभ जीव हैं उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था। और क्रियाकलाप अधिनियम 1976 क्या था कि जो सामुदायिक संगठन है उनको गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। और वन अधिनियम 1980 में क्या था कि वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक और वन भूमि जो है उसे गैर उद्देश्य के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो ये थे टोटल मूल कर्तव्य जो हमने आज पढ़े हैं। इससे बाद में डिस्कस करेंगे भाग 5 के बारे में, जो संघ सरकार या केंद्र सरकार के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।